कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं, मस्त एकदम बढ़िया। चलिए, उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। हम लोग विश्व भूगोल देख ही रहे हैं, विश्व भूगोल तो हम चलते रहेंगे। हम लोग थोड़ा सा भारत का भूगोल, हम लोग बहुत पहले भारत का भूगोल हम लोग शुरू किए थे। भारत के भूगोल में हम लोग हिमालय देख रहे थे, हिमालय तक देख चुके थे। हम लोग भारत की स्थिति और विस्तार के बारे में अच्छे देखे थे कि भारत की स्थिति कहाँ से कहाँ लोकेशन है, कहाँ से कहाँ तक एक्सटेंड है। ठीक है, भारत के पड़ोसी राज्यों के बारे में देखें, ये सब देखें। इसके बाद द्वीपों के बारे में देखें, अंडमान निकोबार द्वीप, लक्षद्वीप के बारे में देखें, और भी सालसीट द्वीप, मुंबई के आसपास सालसीट, एलिफेंटा द्वीप हो गया, मुंबई हाई हो गया, ठीक, इधर पंबन द्वीप हो गया, ये सब हम लोग देख चुके हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप लोग वो सब देखे ही होंगे। इसके बाद चट्टानों के बारे में देखे थे, फिर थोड़ा जो 1982 में अनक्लोज हुआ था, ठीक है, मतलब समुद्री सीमा के लिए जो कानून बनाए गए थे, तो प्रादेशिक सीमा, ठीक है। इसके बाद अनन्य क्षेत्र हो गया, अनन्य आर्थिक क्षेत्र हो गया, संलग्न क्षेत्र, ये सब देखे थे, ठीक। और इसके बाद हम लोग फिर हिमालय की उत्पत्ति देखे, और हिमालय की उत्पत्ति के बाद बृहद हिमालय तक देख चुके हैं। बृहद हिमालय का मतलब हम लोग ये देखे थे कि हिमालय जो है उसको मतलब 4 हिमालय के पार्ट हैं। एक ट्रांस हिमालय, फिर बृहद हिमालय, फिर इसके बाद है जो लघु हिमालय, फिर उसके नीचे है शिवालिक हिमालय, ये हैं। लेकिन हिमालय के मुख्य रूप से 3 ही भाग हैं। जो ट्रांस हिमालय है वो वास्तव में हिमालय का भाग ना होकर वो यूरेशियन प्लेट का भाग है, ठीक है। बाद में जब यूरेशियन प्लेट और इंडियन प्लेट टकराएगी तब उसके बाद वो उसका ही भाग है, मतलब यूरेशियन प्लेट का ही भाग है। लेकिन जो ये हमारा भाग है, जो हिमालय के जो 3 भाग हैं, ये वास्तव में उसके मध्य जमीन में मलबे के साथ ही इसका उद्भव हुआ था, ठीक है। तो हम लोग इससे पहले बृहद हिमालय के बारे में भी देख लिए। आज हम लोग क्या देखेंगे, बृहद हिमालय में हम लोग ये सब देखेंगे कि कहाँ से कहाँ तक विस्तृत है, पूरा ये सब देख के हुए। इसके बाद उसकी जो मुख्य मुख्य चोटियाँ थी, ठीक है, माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, ठीक है, मकालू, मंसालू, धौलागिरी, नंदा देवी, बंदरपुछ हो गया, केदारनाथ, ये सभी जो चोटियाँ मुख्य रूप से ये सब हम लोग देखे हैं। तो इसको देख लीजिएगा। फिर अब ये उसी के आगे हम लघु हिमालय देख रहे हैं, लघु हिमालय देखेंगे और शिवालिक हिमालय। लघु और शिवालिक हिमालय को देखने के बाद इसके बाद हम लोग देखेंगे पूर्वोत्तर में जो थोड़ा बहुत है, ठीक है, मतलब यही भाग है, नीचे आ गया है, और भी कई सारे चोटियां यहाँ पास, वो सब देखते हुए रेंगमा पहाड़ी है, ठीक है, मिकिर पहाड़ी है, ये सब बराइल हो गया पूरा, ये सब हम देखेंगे, ठीक। चलिए, तो आज हम लघु और शिवालिक के बारे में देख लें, ठीक। आप लोग देखिए, कल हम इससे पहले जो हम लोग देखे थे वो क्या देखे थे कि हमारी जो बृहद हिमालय है वो यहाँ से पूरा ये पूरा क्षेत्र लेकर ये वाला पूरा क्षेत्र, ये यहाँ पर, यहाँ नामचा बरुआ पर्वत है, ठीक है। और यहाँ क्या है, यहाँ है नंगा पर्वत, क्या है इसका पूर्वी भाग, क्या था, नंगा पर्वत। और ये क्या है, नामचा, मुख्य रूप से यहाँ है, ठीक है, नामचा। ये मुख्य रूप से पठार, मतलब वो तिब्बत में है, ठीक है, तिब्बत मतलब इसी के छोर पर है, वो नामचा बरुआ पर्वत है, ठीक है, नामचा बरुआ पर्वत, ठीक। तो नामचा बरुआ पर्वत है, तो हम लोग यहाँ तक देख चुके थे। यहाँ पास हम लोग देखे थे, यहाँ पास मतलब आप ध्यान करिए कि यहाँ तक हम ये सब देखे थे। यहाँ पास था माउंट एवरेस्ट, फिर यहाँ पास कंचनजंगा, मंकालू, मसालू था, धौलागिरी था, ठीक है। आगे जैसे जाएंगे नंदा देवी है, फिर बंदरपुर, केदारनाथ, ये सब हम चोटियाँ देखे थे, ठीक, इससे पहले वाले वीडियो में। तो ये सब, ये वाला हिमालय क्या कहलाया था, ये था बृहद हिमालय, क्या था, बृहद हिमालय, ठीक है। हिमालय को 4 भागों में डिवाइड किया गया है। यहाँ पास ट्रांस हिमालय था, हम लोग देख चुके हैं कि ये श्रेणी काराकोरम श्रेणी थी। इसके बाद दक्षिण में इसके, ये थोड़ा दक्षिण में है, ठीक है, इसके, और ये इसके भी दक्षिण में। तो ये काराकोरम श्रेणी थी, ये लद्दाख श्रेणी थी, और ये जास्का श्रेणी थी, ठीक है, जास्का श्रेणी ये पूरा है, ये, ठीक है, लद्दाख ये है, और ये ऐसे है, ठीक। तो ये वाला भाग हम इससे पहले वाले वीडियो में देख चुके हैं, तो इसको रहने देते हैं, ठीक। तो ये कौन सा वाला भाग है, ये है ट्रांस हिमालय वाला, ठीक है। ट्रांस हिमालय का मतलब यूरेशियन प्लेट वाला भाग है, ठीक है। यहाँ से हम लोग शुरू किए थे जो बृहद हिमालय है, और ये क्या है, लघु हिमालय, और ये क्या है, शिवालिक हिमालय, ठीक।
ये कैसे बने हैं, ये क्या हुआ, वलन के द्वारा बने हैं। हिमालय की उत्पत्ति में देखिएगा कोबर का भूसुन्नति सिद्धांत और प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी को हम हैरियस कहते हैं, ठीक है। हैरियस इसमें जब हम देखेंगे, इससे पहले जब विश्व भूगोल हम देखेंगे वहां प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी आ गई तो पार्कर, मैकेंजी, इन सब का नाम आ गया, ठीक है। वो सागर नीतल प्रसरण को हैरियस ने दिया था, फिर उसी के आधार बनाकर मार्कर और मैकेंजी ये जो लोग थे ये प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी का सिद्धांत दिए थे, ठीक। तो इसको 3 भागों में डिवाइड किया गया था, तो उसको देखिएगा तो इसमें देख लेंगे कि इसका क्या हुआ था, इसका कैसे उत्पत्ति हुआ था। हिमालय का वलन के द्वारा हुआ, पहले वलन पड़ा तो ये हुआ, इसके बाद फिर इसके बाद एक कहते हैं जोन बन जाता है, ठीक है। आप इससे पहले वाले वीडियो में देखेंगे तो क्या होगा, जो ये वृहद हिमालय है वो यूरेशियन प्लेट और इंडियन प्लेट टकराई थी, इसके मध्य क्या था, मलबा था। और जैसे ही वलन पड़ा तो यहाँ पास एक जोन बना, ठीक है, जिसे कहा गया इंडो सांगपो सचर जोन, ठीक। उसके द्वारा ही ये इसका नाम पड़ गया। यहाँ से मतलब इधर क्या है, ये पूरा भाग हमारा यूरेशियन प्लेट वाला है, तो ये यहाँ पास जो था एक जोन बन गया। और उस जोन के कारण वहां पास मतलब जोन का मतलब ये हो गया कि मान लेते हैं ऐसे था, ठीक है, फिर एक ऐसे हुआ और ऐसे हुआ, फिर एक ऐसे, फिर ऐसे करके फिर ऐसे, ठीक। तो यहाँ पास एक क्रैक पड़ गया, ठीक है। जब बहुत ज़्यादा दबाव पड़ा, इधर से मान लेते इधर इंडियन प्लेट है, इधर इंडियन प्लेट है, इधर यूरेशियन प्लेट है, ठीक है। इंडियन प्लेट क्या हो रही, उत्तर पूर्व की ओर इधर से धक्का दे रही है, ठीक। और इधर पूरा ये भी दृढ़ है, तो दोनों में प्रेशर लगा। प्रेशर जब बहुत ज़्यादा हो गया, अच्छा ये किसी चीज़ को बहुत दबाते रहिए, बहुत दबाते रहिए, तब क्या होगा, जब बहुत ज़्यादा उठेगा, जब उठेगा तो नहीं उठ पाएगा, तो वहां पास से क्रैक पड़ गया। जैसे ही क्रैक पड़ा तो जो मलबा था वो उठ गया, तो ये हो गया वृहद हिमालय, ठीक। अब ये बताइए कोई भी चीज कब तक उठेगा, एक निश्चित सीमा तक उठेगा, इसके बाद उसमें भी क्रैक पड़ेगा। तो इसके बाद क्या हुआ, जब बहुत ज्यादा इधर से इंडियन प्लेट हुआ तो ये वाला भाग जो है वृहद हिमालय का, वृहद हिमालय का जो निचला वाला भाग है, ठीक है, यहाँ भी क्या हुआ, क्रैक पड़ गया, ठीक है। ये भी एक जोन हो गया। और जैसे ही यहाँ क्रैक पड़ा तब क्या हो गई, ऊर्जा यहाँ न लग के इसके मध्य जो यहाँ मलबा है उस पर लगने लगी, जो ऊर्जा होगा। कोई चीज में जब बहुत ज्यादा प्रेशर करेंगे तो वो ऊर्जा ही तो होती है, इकट्ठा होती है तभी टूटती है, ठीक। तो यहाँ पास ऊर्जा लगा, यहाँ क्रैक पड़ा तो यहाँ पास का मलबा उठने लगा, एक निश्चित ऊंचाई तक ये भी उठा, इसके बाद यहाँ भी क्रैक पड़ा, इसके बाद यहाँ भी अब क्रैक पड़ रहा है, ठीक है। इसलिए कहा जा रहा है, वैज्ञानिक लोग जो भूगर्भ शास्त्री हैं ये सब कह रहे हैं कि जो ये शिवालिक है ना, शिवालिक के नीचे हल्का हल्का दरार हम लोग देखने लगे हैं, ठीक है। और ये दरार क्या होगा, जो अगला मतलब इसका जो चौथा स्टेज होगा, ठीक है, तो वहां भी क्या होगी, उठेगी, ठीक है। जो ये हिमालय पर्वत अभी 3 है, ये चौथा हो जाएगा, चौथी श्रेणी बन जाएगी, ठीक है। क्योंकि जैसे ही क्रैक बनेगा तो ये यहाँ पास पूरा बलना लग के इससे पहले लग जाएगा, और इसके कारण बस क्या होगा, जो ये मैदानी वाला भाग है थोड़ा, फिर इसके नीचे क्रैक जब पड़ेगा थोड़ा थोड़ा दिखने भी लगा है, ठीक है। तो ये वाला था इंडो सांगपो सचर जोन, इधर वाला भाग इंडो सांगपो सचर जोन जो अलग करता है, ठीक। इसे कहते हैं एमसीटी, ठीक है, एमसीटी मेन सेंट्रल थ्रस्ट कहते हैं, ठीक है। ये वाला इसे कहते हैं मेन बाउंड्री थ्रस्ट, और ये हमारा जो अभी लास्ट में आएगा इसको हम देखेंगे, ठीक। तो ये हो गया एमसीटी, ये हो गया एमबीटी, ठीक। तो ये समझ में आया। चलिए, तो आप समझ सकते हैं कि ये कैसे निर्माण हुआ है, तो ये वलन के द्वारा हुआ है, लेकिन कैसे यही उठता क्यों नहीं चला गया, कारण ये है कि बीच से क्रैक पड़ गया, ठीक है, जोन बना, जोन के कारण बस ये हुआ, एक अत्यधिक दूरी तक होने के बाद यहाँ भी जोन बन गया, जिसके कारण बस ये शिवालिक हो गया, ठीक है। तो ये वाला भाग हो गया वृहद हिमालय, ये वाला भाग कौन सा हमारा, लघु हिमालय, और ये वाला कौन सा भाग है, क्योंकि इसी तरह का है ना, ये सबसे ऊंचा, फिर इससे कम ऊंचा ये, फिर सबसे कम ऊंचा ये, तो शिवालिक हो गया, ये शिवालिक हो गया, ये लघु हो गया, और ये वृहद हिमालय। इनके मध्य जोन है, ठीक है, इधर कहते हैं इंडो सांगपो, इसे कहते हैं मेन थ्रस्ट, मतलब मेन सेंट्रल थ्रस्ट, और मेन बाउंड्री थ्रस्ट कहा जाता है, ठीक। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं, चलिए रफ कर देना, ठीक। यहाँ पे कोई परेशानी तो नहीं है, ठीक है। अब आप क्या लिखेंगे, आप लिखिए, इसको इधर रफ करते हैं, ये हमारा मतलब यहाँ तक पंजाब है, ये पूरा पंजाब का क्षेत्र, इधर राजस्थान है, तो इसका कोई मतलब है नहीं, क्योंकि राजस्थान तक तो इधर वाली श्रेणी है नहीं, पंजाब में भी पूरे में नहीं है। तो यहाँ पास हम लिखते हैं क्या, दूसरा जो है वृहद हिमालय के बाद हमारा जो ये वाला भाग है बीच वाला, इसे कहते हैं लघु हिमालय, ठीक है,
लघु हिमालय या मध्य हिमालय। ठीक है, लघु हिमालय कहें या मध्य हिमालय, दोनों बात यही है, क्योंकि जो आप ये बताइए, ये हो गया बाह्य हिमालय या आंतरिक हिमालय, ये क्या हो जाएगा, इसके मध्य हिमालय होगा। ठीक है, तो ये हो गया, हम लोग लघु हिमालय कहते हैं, लघु हिमालय। ठीक, लघु हिमालय। इसमें जो आप पहला पॉइंट क्या लिखेंगे, ठीक, वृहद हिमालय के दक्षिण में क्या हुआ, लघु हिमालय स्थित है। आप अब लिखेंगे, अब यहाँ से लिखना शुरू करिए, वृहद हिमालय के दक्षिण में। इससे पहले जितना बताया गया था वो समझने के लिए था। ठीक है, जोन अभी हम बताएंगे किस जोन द्वारा अलग हो रहा है, उसको हम अभी देख लेंगे। ठीक, तो ये क्या है, वृहद हिमालय। वृहद हिमालय के जो ये दक्षिण में है, दक्षिण में ही तो है, तो लघु हिमालय कहाँ है, वृहद हिमालय के दक्षिण में लघु हिमालय स्थित है। ठीक है, इसे मध्य हिमालय भी कहते हैं। ठीक है, क्या लिखेंगे, मध्य हिमालय कहते हैं। ठीक, मध्य हिमालय भी कहते हैं। और किसके दक्षिण में स्थित है, वृहद हिमालय के दक्षिण में स्थित है। पहला पॉइंट लिख लिए। ठीक है, दूसरा पॉइंट लिखिए, क्या लिखेंगे। अब आप ये बताइए, हम लोग ये जानते हैं कि जैसे जैसे हम पश्चिम से पूर्व की ओर चले जाते हैं, वैसे वैसे क्या होती जाती है, जो हिमालय पर्वत है, हिमालय पर्वत की क्या होगी, चौड़ाई कम होती जाती है। यहाँ चौड़ाई इसकी ज्यादा होगी, यहाँ जैसे 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 इधर चलते जाएंगे वैसे वैसे इसकी चौड़ाई घटती जाती है। ये तो मालूम है। ठीक है, क्योंकि वृहद हिमालय की चौड़ाई भी घटती गई, यहाँ 100 150 है, फिर इस तरह जैसे जैसे जाएंगे 100 बचेगा, फिर एक मतलब 90 तक यहाँ पहुंच जाता है। ठीक है, चौड़ाई की बात कर रहे हैं वृहद हिमालय। और इसकी अगर हम औसत चौड़ाई देखें, औसत चौड़ाई का मतलब ये हो गया कि इधर ज्यादा है, फिर आगे आगे जाते जाते कम होती जाएगी। तो टोटल आल अगर हम चौड़ाई देखें, औसत चौड़ाई के मतलब यही हो गया, कम से कम अधिकतम दोनों को ऐड करके जो भाग करते हैं तब आता है औसत। ठीक है, तो औसत चौड़ाई अगर हम इसकी देखें, लघु हिमालय, लघु हिमालय की औसत चौड़ाई है, वो क्या है, वो औसत चौड़ाई। औसत चौड़ाई का मतलब ये हो गया पूरे के ले रहे हैं। ठीक है, मान लेते हैं यहाँ 80 अगर चौड़ाई 80 किलोमीटर, तो इधर जाते जाते यदि 60 किलोमीटर भी बचेगा, ठीक है, चौड़ाई लघु हिमालय की, तो दोनों का औसत हम निकाल लिए, मान लेते हैं 60, मतलब वही 60 से लेकर, औसत चौड़ाई का मतलब 60 से लेकर 80 किलोमीटर ले लेते हैं। ठीक है, किलोमीटर तक है। ठीक है, यहाँ हम 70 ले लेते हैं। ठीक है, 70 किलोमीटर तक है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, लघु हिमालय की जो औसत चौड़ाई है 70 किलोमीटर तक है। औसत चौड़ाई का मतलब ये 1-2 किलोमीटर में नहीं फैला है। ठीक है, ये जो हमारा लघु हिमालय है पूरा हिमालय 1-2 किलोमीटर में फैला नहीं है। हम ये देखे थे कि 5 लाख वर्ग किलोमीटर में पूरा क्षेत्रफल है पूरे हिमालय का, मतलब लघु, वृहद और शिवालिक दोनों मिलकर 5 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल घेरे हुए थे। इसका मतलब कई किलोमीटर में है। तो लघु हिमालय की औसत चौड़ाई 70 किलोमीटर तक है। ठीक है, ये जो दिख रहा है आपको, ये छोटे छोटे भाग, ये बीच में क्या है, ये कटे हुए हैं भाग। ठीक है, हम लोग देखेंगे दर्रे पाए जाते हैं। ठीक, तो ये कटा हुआ जो भाग आप देख रहे हैं, ये क्या हुआ, 1-2 किलोमीटर में नहीं है, लगभग औसत देखें कि 70 है, अधिकतम 80-90 तक जा सकता है, कम से कम 50-60 तक जा सकता है। ठीक है, तो इसकी औसत चौड़ाई कितनी है, 70 किलोमीटर है। ठीक है, चलिए, लघु हिमालय की जो औसत ऊंचाई है, ठीक है, ऊंचाई भी तो होगी, कितनी हो सकती है, 4000 मीटर, कितनी, 4000 मीटर तक है। ठीक है, इसको आप लिखेंगे। ठीक, लघु हिमालय की औसत चौड़ाई 70 किलोमीटर तथा लघु हिमालय की जो औसत ऊंचाई है वो 4000 मीटर तक है। ठीक है, हम यहाँ तक देखें कि इसकी औसत, वृहद हिमालय की जो औसत ऊंचाई है वो कितनी है, वो है, औसत बता रहे हैं 600, क्योंकि 600 कह रहे हैं, सॉरी 6000 मीटर है। ठीक है, अधिकतम तो 8848 हाई है। ठीक है, अभी जो हाल में सर्वे हुआ, ठीक है, दिसंबर 2020 में चीन के द्वारा, तो थोड़ा 86 सेंटीमीटर कह रहे हैं बढ़ा है। ठीक है, 8848.86, ठीक है, मीटर हो गया, मतलब 86 जो सेंटीमीटर है वो कह रहे हैं कि अब दबाव के कारण बढ़ा है, तो उसको हम देख लेंगे। ठीक, तो अब ये बताइए, ये 6 है तो ये कितना हो गया, औसत 4 है, लेकिन यहाँ 8000 ऊंचाई हो सकती है, लेकिन औसत देखे थे तो 6000 मीटर था।
यहाँ औसत कितना है 4000 मीटर, इसका मतलब 5000 की चोटियां हो सकती हैं। ठीक ठीक। तीसरा पॉइंट, अब ये बताइए, ये चौड़ाई तो हो ही गया, ठीक है। क्या ये एक, मतलब आप ये बताइए कि बीच में क्या है, छोट छोट कर है ना, मतलब एक सीधी लाइन पर तो है नहीं, तो क्या है, ये जो कहलाता है, जो लघु हिमालय जो जम्मू कश्मीर में कहलाता है, तो उसे कहते हैं पीर पंजाल। ठीक, जैसे ही आगे बढ़ते हैं, ठीक है, ये हो गया पीर पंजाल श्रेणी, फिर यहाँ हो गया धौलाधार श्रेणी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, इसे कहते हैं मंसूरी सीढ़ी, फिर इसके बाद महाभारत, और इसे नागटिवा। ठीक, तो ये सब श्रेणियां, तो वो तीन हम लिख लेते हैं। इसके आगे जैसे ही हम यहाँ पहुंचते हैं, तीस्ता नदी पड़ती है। ठीक है, तीस्ता नदी के आगे स्वतंत्र अस्तित्व समाप्त हो जाता है इसका। ठीक है, क्योंकि ये फिर यही हिमालय में मिल जाता है। ठीक है, बृहद हिमालय में मिल जाता है। ठीक, तो यहाँ क्या लिखेंगे कि लघु हिमालय में पश्चिम में विस्तार ज्यादा है, तबकि पूर्व में विस्तार कम होता जाता है, और तीस्ता नदी के बाद इसका स्वतंत्र अस्तित्व समाप्त हो जाता है। ठीक है, क्या लिखेंगे, लघु हिमालय का पश्चिम में विस्तार, ठीक है, ज्यादा है, जबकि पूर्व की ओर बढ़ते जाते हैं तो इसका विस्तार कम होता जाता है। ठीक है, तीस्ता नदी क्या है, ये यहाँ से, ठीक है, सिक्किम से निकलती है, और ब्रह्मपुत्र की क्या है, सहायक नदी है। ठीक है, जेमू ग्लेशियर से निकलती है, जेमू ग्लेशियर से तीस्ता नदी निकलती है, और यहाँ जाकर ब्रह्मपुत्र में मिल जाती है। ठीक है, ब्रह्मपुत्र में मतलब बांग्लादेश में मिलती है। ठीक, तो तीस्ता नदी तक इसका स्वतंत्र अस्तित्व दिखता है। क्या लिखेंगे, लघु हिमालय का जो स्वतंत्र अस्तित्व तीस्ता नदी तक दिखता है, इसके बाद उसका स्वतंत्र अस्तित्व समाप्त हो जाता है। वो किसमें विलीन हो जाती है, वो वृहद हिमालय में क्या हो जाती है, विलीन हो जाती है। कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो आगे लिखें चौथा पॉइंट। ठीक, इसे रफ करते हैं, चौथा पॉइंट लिखते हैं। क्योंकि इसका क्षेत्रफल ज्यादा है ना, वृहद हिमालय है, अब इसकी चौड़ाई 100-150 किलोमीटर है। अब आप 100-150 किलोमीटर का अंदाजा लगाइए कि काफी ज्यादा है। तो अब यहाँ पास जाते जाते क्या हो गया, सकरा होता गया। ठीक है, कि जैसे जैसे इधर श्रेणियां गई है, वैसे वैसे सक्रिय होती गई, इधर चौड़ी है और इधर इधर गई है, सक्रिय होती गई। ये क्यों है, इसको हम देखेंगे। चौथा पॉइंट क्या है, ठीक है, इसको अगर हम 5 भागों में डिवाइड भी करें, तो डिवाइड करिए, देख, ये वाले भाग जो जम्मू कश्मीर में है, ठीक है, लघु हिमालय, हिमालय को 5 भागों में विभाजित कर सकते हैं। ठीक है, क्यों कर सकते हैं, क्योंकि आप इसके आगे इसका स्वतंत्र अस्तित्व है नहीं। ठीक है, जम्मू कश्मीर में जो J&K लिख दें। ठीक है, जम्मू कश्मीर में इसको कहा जाता है पीर पंजाल श्रेणी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, क्या लिखेंगे, पीर पंजाल, पीर पंजाल श्रेणी। ठीक, पीर पंजाल श्रेणी जैसे हिमाचल प्रदेश में आएंगे, ठीक है, वैसे इसको क्या कहा जाएगा, धौलाधार श्रेणी। ये हो गया पीर पंजाल, ये हो जाएगा धौलाधार। ठीक, तो धौलाधार श्रेणी। ठीक, जैसे ही आएंगे तो ये उत्तराखंड वाला इलाका ये पूरा। ठीक, तो ये उत्तराखंड में क्या कहलाएंगे, इसे कह सकते हैं, क्या हो गया, मसूरी श्रेणी कह सकते हैं। ठीक है, ये क्या है, ये पूरा नेपाल है, तो ये नेपाल वाला भाग हम महाभारत श्रेणी, ठीक है, महाभारत श्रेणी कह सकते हैं, नेपाल की बात करें। ये कौन सा भाग, ये क्या है, ये है महाभारत, और ये क्या है, नागटिवा। ठीक, तो महाभारत व नागटिवा, महाभारत व नागटिवा श्रेणी। ठीक है, श्रेणी, कोई दिक्कत नहीं। ठीक,
तो पीर पंजाल कौन सा है? जम्मू कश्मीर में ये पाया जाता है, जो लघु हिमालय को 5 भाग में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये बीच में क्या है, कटा छठा भाग है। तो यहाँ पर जो जम्मू कश्मीर में होगा उसे क्या कहा जाएगा? पीर पंजाल श्रेणी। यहाँ धौलाधार, यहाँ मसूरी श्रेणी, ठीक। जैसे ही आगे बढ़ेंगे महाभारत और नागटिवा। फिर इसके बाद अब ये बताइए, जब आगे जाएगा तो ये इसी में विलीन हो जाएगा। ये जो एक रेखा के रूप में देख रहे हैं, ये रेखा के रूप में तो है नहीं, इसका क्षेत्रफल तो बहुत है ना। क्षेत्रफल का है का मतलब आप बताइए कि अब 5 लाख वर्ग किलोमीटर ये पूरा क्षेत्रफल है। अब इसकी जो चौड़ाई है बृहद हिमालय की, वो 1-2 किलोमीटर तो है नहीं, 150 किलोमीटर तक है, ठीक है। तो अब 150 किलोमीटर है, तो इसका जैसे जैसे ये पतला होता जाएगा, ये आपस में मिलते ही तो जाएंगे, तो यहाँ से इसका स्वतंत्र अस्तित्व समाप्त हो जाता है, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। इसे रफ कर दें, परेशानी तो नहीं। चलिए अब इसके बारे में, इसमें हम लोग देखेंगे कि दर्रे पाए जाते हैं, हम दर्रों के बारे में हम लोग देखेंगे इसके बाद वाली क्लास में, ठीक। ये है हमारा लघु हिमालय। अब आप ये बताइए, 4-5 पॉइंट हो गए कि ये बताइए, ठंडी के दिनों में ये बर्फ से ढका रहेगा, ठीक, लेकिन गर्मी आएगी तब क्या हो जाएगा? ये बर्फ तो पिघल जाएगी, ठीक है। जैसे ये वाला ऊपर वाला भाग है, ये हमेशा बर्फ से ढका रहता है, ठीक। ऊपर वाला जो बृहद हिमालय बर्फ से ढका रहता है, तो उसके ऊपरी भाग में कभी कोई मतलब घास के मैदान ऐसे कुछ मिलेंगे? कभी जीवन में नहीं मिलने वाले, क्योंकि यहाँ जब बर्फ ही ढकी है पूरे में, तो ऐसा हो ही नहीं सकता, ठीक। प्रकाश मिलता, मतलब प्रकाश उस तरह मिलेगा, लेकिन उसकी जो क्षमता होती है वो कम हो जाती है, हम उसको देखेंगे। और ये क्या है? तिरछा मतलब मिलेगा ज्यादा। यहाँ पास क्या हुआ, ठंडी के दिनों में तो बर्फ रहेगी, लेकिन जैसे जैसे गर्मी का मौसम आएगा वैसे वैसे बर्फ पिघलने लगे। जब बर्फ पिघल जाएगी तो इसमें क्या हो जाएगा? छोटी छोटी घास के मैदान उगेंगे या नहीं उगेंगे, ठीक है। तो जब ये वर्ष भर हिमाच्छादित नहीं रहता, क्या लिखेंगे कि लघु हिमालय वर्ष भर हिमाच्छादित नहीं रहता है, ठीक है। ठंड शीत ऋतु में ये हिमाच्छादित रहता है, लेकिन जैसे ही ग्रीष्म ऋतु आती है या मतलब हिमाच्छादित नहीं रहता। हिमाच्छादित का मतलब हिम से ढका हुआ, ठीक। जिस कारणवश क्या होता है, घास के मैदान उग जाते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पास अगर आप देखेंगे कि जो, अब आप ध्यान दीजिएगा, ये पीर पंजाल श्रेणी है और ये कौन सी श्रेणी है? ये है बृहद हिमालय। तो पीर पंजाल और बृहद हिमालय के मध्य में कश्मीर घाटी है, ठीक है। आप लिखना चाहे तो लिख लीजिए, बृहद हिमालय, बृहद और पीर पंजाल, पीर पंजाल के मध्य की घाटी को क्या कहते हैं? ये घाटी कहलाती है हमारी कश्मीर घाटी। क्या कहलाएगी? कश्मीर घाटी, ठीक। ये वाला भाग हमारा कश्मीर घाटी कहलाता है, ठीक है। ये पूरा, क्योंकि ये पीर पंजाल की श्रेणी है, ठीक है, और ये है बृहद हिमालय, तो इसके मध्य जो भी होगा वो कश्मीर घाटी होगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। कश्मीर घाटी में घास के मैदान उग जाते हैं, ठीक है, शीत ऋतु में। इसे कहते हैं सोनमर्ग, गुलमर्ग हो गया, ठीक है, जम्मू दून हो गया, ठीक है, पठानकोट दून हो गया। ये सभी क्या है? घास के मैदान है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। बहुत सुहावना मौसम होता है, ठीक। तो यहीं पास जैसे गुलमर्ग, सोनमर्ग, पठानकोट, ठीक है, दून, जम्मू दून, ये सब कहाँ पाया जाता है? कश्मीर घाटी में पाया जाता है, ठीक है। आप देखें कि ये वाला पूरा क्षेत्र, ये वाला पूरा क्षेत्र जो है यहाँ करेबा के लिए प्रसिद्ध है। करेबा क्या है? करेबा क्या हो जाता है कि ये जो निक्षेपण होता है, नदियों का जो निक्षेपण होता है उसको कहते हैं। जो मतलब जो मिट्टी होती है वो बहुत उपजाऊ होती है, इसलिए यहाँ पास कृषि के लिए, ठीक है, यहाँ पास कहते हैं कि जो हमारा केसर होता है, केसर की खेती के लिए यहाँ पास महत्वपूर्ण है, उपजाऊ मिट्टी है, ठीक है। सबसे केसर यहाँ पास होता भी है, ठीक है, कश्मीर की घाटी में केसर होता है, ठीक। तो उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। यहाँ क्या पाया जाता है? कुल्लू कांगड़ा घाटी, ठीक है। आप इसी में क्या लिखेंगे? छठा पॉइंट क्या लिखना है? बृहद हिमालय है और नीचे कौन सा है? धौलाधार। ये क्या है? धौलाधार है या नहीं? ठीक है,
धौलाधार धौलाधार श्रेणी के मध्य कौन सी घाटी पाई जाती है? अगर आप देखेंगे तो कुल्लू कांगड़ा घाटी, तो हम कांगड़ा घाटी लिख देते हैं, ठीक है, कांगड़ा घाटी। ठीक, अब ये बताइए मसूरी घाटी में यहाँ पास पूरा कौन सी घाटी पाई जाएगी? थी ये हो गया देहरादून घाटी पूरा, ये कौन सा है? पूरी घाटी हो गया। उत्तराखंड घाटी कह सकते हैं, मसूरी घाटी भी कह सकते हैं, देहरादून घाटी हो गए। मतलब मसूरी घाटी में कई सारी घाटियां जैसे मतलब क्षेत्र है, ठीक है, जैसे यहाँ पास सोनमर्ग है, गुलमर्ग है, ठीक है, जम्मू दून है, ठीक है, पठानकोट दून है, मतलब ये घास के मैदान है। उसी प्रकार यहाँ पास भी बुग्याल और पयाल भी पाए जाते हैं, ठीक है, ये भी घास के मैदान है, ठीक है, बुग्याल और पयाल मतलब सुंदर सुंदर फूल यहाँ पास उगते हैं। तो ये सभी यहाँ की विशेषता है। ठीक, यहाँ भी घाटियां पाई जाती हैं, वो घाटियां जैसे देहरादून एक घाटी है, ठीक, इसके बाद हरके दून हो गया, कोटा दून हो गया, ठीक है, नागागढ़ दून हो गया, ठीक है, चंडीगढ़ मतलब चंडीगढ़ जो यहाँ पास चंडीगढ़ दून भी है, ठीक है, चंडीगढ़ वाला दून पूरा हो गया। तो यहाँ पास आप क्या लिखेंगे? बृहद हिमालय धौलाधार कांगड़ा घाटी है, और बृहद हिमालय और मसूरी, ठीक है, जो श्रेणी है या आप, ठीक है, इसमें क्या लिखेंगे? जैसे देहरादून दून घाटी, ठीक है, दून एक प्रकार से ये हो सकता है देहरादून, ठीक है, आप देहरादून लिखिए, देहरादून, हरिके दून, कोटा दून, ठीक, इसको लिख लीजिए, नागागढ़ दून ये लिख लीजिए, चंडीगढ़ जो हो गया दून है, ये भी, इसमें सबसे बड़ा जो दून है वो देहरादून है, ठीक है, इसका क्षेत्रफल सर्वाधिक सबसे अधिक है, मतलब सर्वाधिक है। ठीक, तो ये हमारा लघु हिमालय के बारे में हो गया। कोई दिक्कत में, क्योंकि नेपाल के बारे में तो देखना है नहीं, केवल यहाँ तक देखना है, इसके बाद इसका स्वतंत्र अस्तित्व है नहीं तो नहीं देखना। हो गया, रफ करें, यहाँ तक कोई परेशानी तो नहीं? ठीक, अब हम थोड़ा शिवालिक हिमालय देख लें। शिवालिक, शिवालिक हिमालय, कोई दिक्कत तो नहीं? शिवालिक हिमालय, अब ये बताइए शिवालिक हिमालय का स्वतंत्र अस्तित्व यहाँ तक है, कोसी नदी तक है, ठीक है, लेकिन इसके कुछ कुछ भाग बीच बीच कटे फटे दिखते हैं, जैसे उत्तराखंड में देखा जाता है, तो उसको हम देख लेते हैं। जैसे डफला हो गया, मतलब ये जनजातियों के नाम पर यहाँ पास श्रेणियों के नाम रखे गए हैं, डफला हो गया, बोर हो गया, ये सभी श्रेणियां पाई जाती हैं। तो इसका भी स्वतंत्र अस्तित्व ज्यादा नहीं, इसके बारे में आप ये लिखिए। शिवालिक हिमालय के सबसे दक्षिण में स्थित है, ठीक है, हिमालय के सबसे दक्षिणी जो श्रेणी है वो कौन सी श्रेणी है? सबसे दक्षिण में जो श्रेणी है, ठीक है, दक्षिणी श्रेणी, हिमालय की दक्षिणी श्रेणी, ठीक, सबसे दक्षिण में, ठीक है। आप देखेंगे वृहद है, फिर लघु है, फिर ये सबसे दक्षिण में है, तो सबसे दक्षिणी श्रेणी, मतलब लघु हिमालय के भी दक्षिण में, वृहद हिमालय के दक्षिण में है, और पूरे हिमालय के भी दक्षिण में ही स्थित है। ठीक, ठीक है। दूसरा ये लिखिए कि लघु हिमालय और शिवालिक के मध्य एक जोन पाया जाता है। इससे पहले हम नहीं लिखे ना एक जोन। वृहद हिमालय और लघु हिमालय के मध्य MCT पाया जाता, मतलब मेन सेंट्रल थ्रस्ट। इसी तरह लिखिएगा, हिंदी में आप देवनागरी लिपि में लिख लीजिएगा, मेन सेंट्रल थ्रस्ट है, ठीक है। एक जोन पाया जाता है, उस जोन के द्वारा ही क्या होता है, लघु हिमालय वृहद हिमालय से अलग होता है। उसी प्रकार जो शिवालिक है वो भी एक जोन द्वारा अलग होता है, जिसे कहते हैं MBT, ठीक है। MBT का मतलब मेन, ठीक है, मेन बाउंड्री थ्रस्ट। ये MBT मोहम्मद बिन तुगलक नहीं है, ठीक है। MBT का मतलब हो गया कि मेन जो हो गया मुख्य, मतलब हिंदी में आप लिखिएगा, देवनागरी लिपि में हिंदी में लिखिएगा मेन बाउंड्री थ्रस्ट, हिंदी में इसी तरह लिख लीजिए देवनागरी लिपि में, ठीक है। तो ये किससे जो अलग होता है वो लघु हिमालय से, लघु हिमालय
व ये क्या है, शिवालिक, शिवालिक हिमालय, ये जो जिस जोन द्वारा अलग होता है उसे क्या कहते हैं, MBT, इसे कहते हैं मेन बाउंड्री थ्रस्ट। ठीक है, MBT का मतलब मेन बाउंड्री थ्रस्ट। ठीक है, इसी तरह देवनागरी में लिखिएगा, मेन बाउंड्री थ्रस्ट देवनागरी लिपि में लिख लीजिएगा। ठीक है, तो लघु हिमालय व शिवालिक के मध्य एक जोन पाया जाता है, इसको लिखेंगे लघु हिमालय व शिवालिक हिमालय के मध्य एक जोन पाया जाता है जिसे मेन बाउंड्री थ्रस्ट कहते हैं। जोन का मतलब आप समझ गए ना, जोन का मतलब केवल इतना ही है। ठीक है, ठीक, इसे इतना करिए कि ये हमारा क्या हो गया, वृहद हिमालय, ये क्या है लघु हिमालय, ये क्या है शिवालिक, शिवालिक कम ही होगा। ठीक, तो अब ये बताइए इसके मध्य जोन पाया गया था, ठीक है, जिसे MCT कहा गया। अब इसके मध्य जो पाया जाएगा यहाँ पास जोन, ये जोन का मतलब ये मान लीजिए कि यहाँ दरार पड़ गई है। ठीक है, दरार पड़ने के कारण जो बल लगना चाहिए यहाँ, वो बल यहाँ न लगकर यहाँ लगने लगा, जिस कारण बस शिवालिक खड़ा हो गया। ठीक है, नहीं तो अगर यहाँ पास बल लगता तो यही उठता जाता, लेकिन बल पूरी तरीके से यहाँ न लगकर बल लगने लगा आगे आगे कोई चीज कितना उठेगा, एक अवस्था बाद वो कहेगा मैं नहीं उठ पाऊंगा, अब इससे ज्यादा तो मेरी क्षमता है नहीं उठने की। तो वहां पास जैसे ही आप प्रेस करेंगे तो वहां से क्रैक पड़ना शुरू हो जाएंगे, तो उसी क्रैक को हम जोन कह सकते हैं। ठीक, कोई दिक्कत तो नहीं। ठीक है, तीसरा लिखिए, क्या लिखेंगे, इसकी अगर हम चौड़ाई की बात करें औसत तो 50 लिख लीजिए। ठीक है, औसत चौड़ाई कितनी होगी, औसत चौड़ाई 50 किलोमीटर, और औसत ऊंचाई कितनी लेंगे, अगर ऊंचाई लेनी है तो इसकी ऊंचाई कितनी ले सकते हैं, 1000। ठीक है, 1000 मीटर ले लीजिए। ठीक है, लगभग 600 मीटर से लेकर 1500 मीटर तक इसकी ऊंचाई है, तो अगर हम औसत लेंगे तो लगभग 1000 मीटर तक, तो औसत ऊंचाई 1000 मीटर और औसत चौड़ाई 50 किलोमीटर। इसका मतलब ये 50 किलोमीटर के दायरे में है। ठीक है, पूरा औसत है, इधर ज्यादा भी हो सकता है, 60 किलोमीटर भी हो सकता है। ठीक है, इधर हो सकता है 40 ही हो, लेकिन ये पूरा औसत अगर निकालेंगे तो वो हमारा 50 आ जाएगा। ठीक, तो औसत चौड़ाई 50 किलोमीटर, औसत ऊंचाई 1000 मीटर, कोई परेशानी तो नहीं, यहाँ लिख लेंगे। ठीक है, आगे चले। ठीक, तो इतना है। चौथा पॉइंट आप लिखिए, इसका स्वतंत्र अस्तित्व कहाँ है, कोसी नदी, बिहार, ये नेपाल से एक नदी निकलती है कोसी नदी, रफ करें इसको। इतना लिख लीजिए, फिर बात करते हैं। इसका स्वतंत्र अस्तित्व चौथा पॉइंट है ना। ठीक, शिवालिक का जो स्वतंत्र अस्तित्व है वह कोसी नदी तक है। शिवालिक का स्वतंत्र यहाँ होगा। ठीक, स्वतंत्र अस्तित्व कोसी नदी तक है। ठीक है, कोसी नदी तक है। इसके बाद क्या हो जाती है, ये उसी में पूरा ये आपस में लघु हिमालय से सट जाती है। लघु हिमालय जब सट जाएगा और लघु हिमालय ही आगे जाके वृहद हिमालय में सट गया उसी में, तो इसका मतलब क्या होगा, ये पूरा वृहद हिमालय ही हो गया। ठीक, तो शिवालिक का स्वतंत्र अस्तित्व कोसी नदी तक पाया जाता है। कोसी नदी कहाँ से निकलती है, नेपाल से निकलती है और बिहार से होते हुए गंगा नदी में मिल जाती है, तो गंगा की सहायक नदी ही मान सकते हैं। ठीक है, गंगा मतलब घाघरा भी ये सब हो गया, तो कोसी नदी गंगा की सहायक नदी है जो कहाँ से निकलती है, ये मतलब इसके तराई क्षेत्र वाले भाग से निकलती है। ठीक है, जो नेपाल का है उसी के नीचे तराई का क्षेत्र, अभी हम लोग देखेंगे मैदान देखेंगे तो
होते हैं। एक होता है बांगर, ठीक है, खादर बांगर हो गया, उसे तराई का क्षेत्र हो गया। एक भाबर क्षेत्र होता है। तो भाबर होता है, तराई होता है, बांगर होता है और फिर खादर होता है, ठीक है। खादर सबसे जलोढ़ मिट्टी है, सबसे जो उपजाऊ मिट्टी होती है वो ये होती है। तो शिवालिक का स्वतंत्र अस्तित्व कोसी नदी है, ये यहाँ पास। और जो तराई क्षेत्र है वो दलदल है, तो इसका नाम बस ये दलदली क्षेत्र होता है और बिहार से होते हुए आकर हमारी गंगा नदी से मिल जाती है, ठीक। तो शिवालिक का स्वतंत्र अस्तित्व कोसी नदी तक है, ठीक। लेकिन हम लोग देखते हैं कि यहाँ से आगे बढ़ती है, इसी में आपस में मिली रहती है। लेकिन जैसे ही हम अरुणाचल प्रदेश में पहुंचते हैं, ये पूरा अरुणाचल प्रदेश का क्षेत्र है, ठीक है, मतलब ये वाला ये यहाँ पास, ठीक है। तो ये अरुणाचल प्रदेश का जो पूरा क्षेत्र है, इस पर क्या हुआ कि जो ये हिमालय है वो थोड़े भाग में टूटा हुआ है, ठीक। तो इस टूटे हुए भाग को वहाँ की जनजातियों के अनुसार रख दिया गया है, ठीक है। तो जो ये वाला भाग है, सबसे पहले उसे क्या कहा गया, पांचवा लिखिए कि अरुणाचल प्रदेश में प्रदेश में शिवालिक को कई श्रेणियों से जाना जाता है, कई श्रेणियों में विभक्त किया गया है, ठीक है, विभक्त किया गया है। अरुणाचल प्रदेश में शिवालिक को कई श्रेणियों में विभक्त किया गया है। जैसे इधर अब आप लिखेंगे क्या, जैसे डफला, मिरी, अबोर और मिसमी, ठीक है। ये वाला भाग क्या कहलाएगा, डफला कहलाएगा, क्या, डफला। ये मिरी, ये कौन सा भाग है, अबोर, और ये वाला भाग कौन सा हुआ, ये है मिसमी, ठीक है, मिसमी, ठीक है। ये अभी ये जब पूर्वोत्तर भारत पर देखेंगे, ठीक है, पूर्वोत्तर भारत में जितनी प्रकार की जो श्रेणियां हैं, ठीक है, उसमें जब देखेंगे तो इसका नाम फिर से आएगा। अभी पूर्वोत्तर भारत में जैसे ही हम दक्षिण में मुड़ेंगे, यहाँ पटकाई भूम है, ठीक है, पटकाई भूम के नीचे जैसे जाएंगे तो नागा है, फिर ठीक है, लाइमाटोर पहाड़ी है, फिर यहाँ पास मिजो पहाड़ी है, और इसी हिमालय का भाग यहाँ जाता है अराकान योमा होता है। ये नीचे जब जाएगा तो यही पास यहाँ पास मतलब कोको द्वीप हो गया, जो अंडमान निकोबार द्वीप है, ये इसी का विस्तृत हुआ भाग है कि कुछ भाग डूब गया है और अंडमान निकोबार है वो इसी का ही ऊपर उठा हुआ भाग है, ठीक है। तो वो हम देखेंगे। यहाँ पास मेघालय में 3 है, खासी, ठीक है, गारो खासी जयंतियाँ हैं, यहाँ बराइल घाटी है, ठीक है। इसके बाद मिकिर और रेंगमा भी पहाड़ियाँ यहाँ पास मतलब मिकिर और रेंगमा ये जो है पहाड़ी नहीं पठारी भाग है, ठीक है। तो वो सब हम देखेंगे जब इधर वाला भाग देखेंगे, तो उसमें डफला, मिरिया, भोर और मिसमी ये सब आएगा, मतलब पूर्वोत्तर श्रेणियां जब देखेंगे उसमें शामिल हो जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक, कोई परेशानी तो नहीं। चलिए, तो ये हमारा था लघु हिमालय भी, वृहद हिमालय भी हो गया, लघु हिमालय भी हो गया और शिवालिक हिमालय भी हो गया। कल हम लोग देखेंगे, अगर देखना होगा तो पूर्वोत्तर भारत की जितनी श्रेणियां उसको देख लेंगे, नहीं तो अगर उसको नहीं देखेंगे तो जब हम पठारी भाग देखेंगे, क्योंकि जो पठारी वाला भाग इधर निकला हुआ है, जो हमारा पठार है ना, आप लोग को मालूम होगा, तो जो प्रायद्वीपीय पठार वाला भाग इधर निकला हुआ है, ठीक है, असम तक निकला हुआ था, ठीक, बीच में गैप हो गया, मालदा गैप कहते हैं, काट दिया गया नदियों द्वारा, वो हम देखेंगे। जो यहाँ पास हमारा जैसे यहाँ जाएगा, यहाँ पास है बांग्लादेश, बांग्लादेश में मतलब जो पहाड़ी गई थी यहाँ तक उसको नदियों द्वारा काट दिया गया, इसलिए एक गैप हो गया जिससे मालदा गैप कहते हैं, ठीक है। तो वो जब आगे अगर उसका भाग देखेंगे तो हम देखेंगे गारो खासी जयंतियाँ इसी का भाग है, उसके आगे जो मिकिर और रेंगमा पहाड़ियाँ वो भी इसी का भाग है, तो वो सब हम पठारी वाले भाग में भी देख लेंगे, ठीक। कल हम लोग थोड़ा बहुत देखेंगे ग्लेशियर और हो सकता है दर्रों के बारे में भी देख लें, ठीक है। दर्रे पाए जाते हैं, दर्रे क्या होते हैं, आवागमन के लिए सही होते हैं। यहाँ भी दर्रे पाए जाते हैं, जोजिला हो गया, ठीक है, बुर्जिला हो गया, जोजिला हो गया, खारदुंगला हो गया, ठीक है, फोटुला दर्रा भी पाया जाता है। तो ये सब बनिहाल दर्रा, ये सभी दर्रे पाए जाते हैं, ठीक है।
मिलान दर्रा यहाँ पास पाया जाता है, नाथुला हो गया, सब ये सभी दर्रे हैं, यहाँ भी दर्रे पाए जाते हैं। ठीक है, हमारे जो पश्चिमी घाट है ये भी उठा हुआ भाग है, तो यहाँ भी दर्रे पाए जाते हैं। इधर हम देखेंगे अरुणाचल सॉरी आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में यहाँ भी एक दो दर्रे पाए जाते हैं, तो वो सब हम दर्रों के बारे में देखेंगे। क्योंकि जब पठार है, पठार के बीच में एक रास्ता गया है, तो उस रास्ते को भी हम दर्रे कह दिया गया है, जिसमें अब नदियां नहीं बहती हैं। जैसे यहाँ से एक यहाँ दर्रा पाया जाता है, एक यहाँ ब्रह्मपुत्र पर, ये जैसे हम देखेंगे गार्ज का नाम सुने होंगे, तो ये भी अगर यहाँ से नदियां बंद हो जाएंगी तो ये भी एक दर्रा हो जाएगा। क्योंकि यहाँ से जैसे ब्रह्मपुत्र आता है और यहाँ से सिंधु नदी निकलती है, जैसे सिंधु नदी मान लेते सूख गई, तो ये वाला जहाँ से निकलती है जो काटा हुआ भाग है वो भी तो एक दर्रा कहलाएगा। जैसे यहाँ पास भी ब्रह्मपुत्र निकलती है तो गहरा करके घाटी निकली है, जैसे ही वो ब्रह्मपुत्र सूख जाएगी तो वो जो दर्रा बनेगा वो भी क्या होगा, एक मतलब जो जगह बच जाएगी वो भी दर्रा कहलाएगा। इस प्रकार दर्रों का निर्माण हुआ है। ठीक, नदियों के द्वारा ही मुख्य रूप से किया गया है। तो इतना ही था, कैसा लगा बता दीजिएगा, कल मिले, ओके लिख लीजिएगा, चलिए ठीक है।